जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाने का मेन रीजन है वो ये है कि बहुत सारे हम लोग, जैसे मैं मैथ सिखाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं बच्चों की, स्टूडेंट्स की, कि सर ये आपके पास में जो मैथ्स है, मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस है, हम लोग जो है लास्ट के 3 से 4 महीने में ऐसा क्या करें, या क्या इन 3 से 4 महीनों में जो है मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है क्या। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास है पूरा मैथ्स का अगर आप सिलेबस देखोगे ना दोस्तों, सो 30 से 35 टॉपिक्स जो है होते हैं और उन सभी को कंप्लीट करना बहुत जरूरी नहीं होता। सही है कि जैसे आप यहां पर देखोगे कि इसमें क्या है कि आपके पास, मैंने यहां पर थंबनेल ही आप देख लो इसमें कि थंबनेल में क्या दिया है कि आपके पास 15 टॉपिक्स जो हैं और आप 180 प्लस मार्क्स आराम से कर सकते हो। वो 15 टॉपिक्स कौन से हैं, दैट मस्ट बी डन, जिनको आपको करना ही चाहिए, जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, वो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर है ना। तो अपन ज्यादा देरी ना करते हो, अपन सीधे चलते हैं कि एक्चुअली में क्या है। और इसके पीछे आपके पास में जो डाटा लिया हुआ है पिछले 2023 तक का, पिछला जो ट्रेंड क्या चल रहा था, उसके बाद में 24 में क्या ट्रेंड चला, 2025 में कैसा ट्रेंड रहा, वो उस पैटर्न के हिसाब से मैंने, ऐसा नहीं कि कोई हवाबाजी हम लोग कर रहे हैं, इसमें केवल और केवल डाटा जो आपके पास में पिछला देखा उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि हर बार ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से आपके पास मेजर क्वेश्चंस या मेजर पोर्शन जहां से पूछा जाता है। क्लियर है ना। तो आप ये देखो, जैसे अपन देखें, इसमें अपन बात करें कि ये आपके पास में 11th के टॉपिक्स है। अगर अपन 11th की बात करेंगे ना दोस्तों, तो 11th में आपके पास में जो पूरा रोल है 11th का, अगर मैं रोल की बात करूं 11th क्लास के, तो आपके पास में 55 से 60% जो रोल प्ले करता है वो आपका 11th ही करता है। क्या करता है आपके पास में 11th वाला पोर्शन। अब आप ध्यान से आप समझोगे यार, तो अब आपको यहां से कहानी समझ में आएगी धीरे धीरे कि हाँ सच में एक्चुअल में आपके पास में चल क्या रहा है ट्रेंड। आप देखोगे, ये रहा आपके पास में सेट रिलेशन फंक्शन, ये रहा आपके पास में सेट रिलेशन फंक्शन। अब आप बताओ, सेट रिलेशन फंक्शन जो है पूरे मैथ्स में कहीं भी आपके पास में घुसा हुआ मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अपन इस वाले टॉपिक को, और आप ये देखो इसमें क्वेश्चंस कितने पूछे जा रहे हैं टिल 2023 तक, जो ट्रेंड रहा एवरेज 10 to 12 क्वेश्चंस आपके पास में इस टॉपिक से पूछे गए। अब उसमें आप 2024 के फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन में देखोगे तो आपके पास में 8 एंड सेकंड वाले में 10। अगर अपन ट्रिगो की बात करें, अब देखो इस वाले टॉपिक को अपन छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि अगर अपन एवरेज देखें तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए में आपके पास में है क्या, एक्चुअली में एनडीए में आपके पास में, एनडीए मैथमेटिक्स की बात करें ना, अपन मैथमेटिक्स की अपन बात करेंगे ना, तो आपके पास में एक्चुअली में इसमें होता क्या है, 120 क्वेश्चंस आते हैं और आपके पास में 300 मार्क्स के आते हैं। आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग के अगर अपन देखें कि क्वालिफाइंग कितना है, सो क्वालिफाइंग दोस्तों आपके पास में 25% होता है, जो कि लगभग आपको 30 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, राइट। और उसके बाद में आपके पास में 75 मार्क्स करीबन आपको लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि क्या आपके पास में अगर आपको क्वालिफाई बस ही पेपर करना है तो क्या आप केवल 30 मार्क्स या 30 क्वेश्चंस बस ही अटेम्प्ट करके आओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं, सबसे ज्यादा जो आपके मार्क्स कट जाते हैं, और कई बार हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट करके आए थे और हमें लगता है कि आपके पास में उसके हिसाब से 100 मार्क्स आने चाहिए, लेकिन आपके पास में नहीं आते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपन गोला और जो आपके पास में सर्कल वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं गलत भर के जाते हैं, तो उसके आपके पास मार्क्स जरूर कटते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करा जाए, उसमें कंडीशन में होता है कि आप अगर 30 क्वेश्चंस आप राइट करना चाहते हो तो आप कम से कम 40 क्वेश्चंस आप करीबन करें वहां पर राइट, जिसमें से कुछ कट पिट के आपके 75 या 80 प्लस आपके पास मार्क्स वहां पर आएंगे, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। लेकिन बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट, क्या हमें आपके पास में इतना करना चाहिए? क्या केवल हमें क्वालिफाई बस ही करना चाहिए? क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं है, हमारा मैथ्स एक पार्ट है, वो आपके पास में क्या है, स्कोरिंग पार्ट है, जिसमें अपन स्कोर कर सकते हैं, ना कि केवल क्वालिफाई बस ही हुआ जाए। क्लियर है। और वो कैसे कर सकते हैं आगे के उसमें जो वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर अपन वापस आए इसमें कि ट्रिगो वाला पार्ट देखें, तो ट्रिगो वाला पार्ट भाई साहब ऐसा है जो मस्ट बी डन है, जिसको किया ही जाना चाहिए, जिसके किए बिना मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल पड़ेगा एनडीए निकालना, क्योंकि आप आगे आप जाओगे
ट्रिगो वाला पोर्शन आपके मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स वाले उसमें मिल जाएगा, आपको घुसा हुआ मिल जाएगा, वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा कैलकुलस आपका जो पार्ट है उसमें ट्रिगो आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है ट्रिगो को अपन स्किप नहीं कर सकते यार। इवन आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ट्रिगो मिल जाएगा, तो हम ट्रिगो वाले पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और तभी आपके पास में देखो इसका अपने आप में इंपॉर्टेंस कितना है कि 12 to 15 क्वेश्चन तो आपके एवरेज उसमें चल रहा, 9 क्वेश्चन 2024 फर्स्ट के एग्जामिनेशन में और सेकंड वाले में 9 क्वेश्चन, मतलब एवरेज आपके पास में 10 क्वेश्चन अगर अपन देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपके एवरेज तो हर एक उसमें चल रहे हैं। तो आप देखते जाओ कि 10 into 25 ये 25 मार्क्स और ये 25 मार्क्स, दो टॉपिक से ही आपके 50 मार्क्स हो गए। फिर अपन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई साहब? कॉम्प्लेक्स नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स आप करोगे वहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। और कई बार तो मैं ये देख रहा था कि आपके पास में कई बार मैं पढ़ाता रहता हूं और जैसे कभी बच्चों से पूछो कि लॉगरिथमिक फंक्शन आपके पास में क्या बोले सर ओमिट हो जाएगा था, एचपी क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है सर, ओमिट हो जाएगा, ओमिशन हो चुका था सिलेबस से। एक बार मैंने पूछ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बोले सर ओमिशन हो जाएगा था। मैंने कहा अरे यार आप समझ रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओमिशन हो जाएगा तो मैथ्स रह कहां जाएगा भाई साहब? कॉम्प्लेक्स नंबर का ओमिशन नहीं होगा, क्लियर है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट है, उसको करना ही चाहिए आपको, क्लियर है? तो इसका मतलब है कि इसके 4 to 6 क्वेश्चंस, और आप देखो 2024 के फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन में 2 एंड यहां पर सेकंड वाले में 12 क्वेश्चंस। तो मतलब एवरेज अगर अपन देखें कि 4 से 6 क्वेश्चन तो वैसे ही बन रहे हैं, मतलब इसको करना ही चाहिए। अगला आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन थ्योरी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि मतलब आप समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक टॉपिक में, मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता हुआ मिल जाएगा। बोलेगा कि आपके पास में ट्रिगो चल रहा होगा, उसका बोलेगा कि इसके रूट्स ये हैं, tan अल्फा है, tan बीटा है, आप ये पता करो वो पता करो, क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में इसके 6 to 8 क्वेश्चन तो खुद के आ जाते हैं। ये 6 रहे, इसमें देखो 0 आपके पास पूछे गए, लेकिन इसका 0 आ गए तो क्या मतलब अपन छोड़ दें क्या? अभी लास्ट टाइम मैं करवा रहा था, लास्ट वाले में आप देखोगे उसमें आपके पास में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस आपके मिल गए हैं 2025 वाले एग्जामिनेशन में। तो इसका मतलब है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको करना तो बहुत मस्ट है। लास्ट में आपके पास में सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट के मोस्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट में से लास्ट एक और जो टॉपिक आपके पास में आ रहा है वो आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसमें एपी जीपी और एचपी के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो आपके पास में ये करने वाले हैं। इसके 6 to 8 क्वेश्चन तो ये आपके 2023 तक ट्रेंड चला 3 और आपके पास में 8 2024 में, और अभी जो रिसेंटली मैंने आपके लास्ट टाइम पेपर जो सॉल्व करवाया था उसमें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके एपीजीपी एचपी के थे। तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन स्किप नहीं कर सकते। अब आप ध्यान से समझना, ये जो मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे टॉपिक है जिनमें आपके पास में आप इसके बिल्कुल भी ना करें, इनको तो करके ही जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनकी वजह से आपका 12th बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये कर लिए ना, इनकी वजह से आपके 12th में बहुत अच्छे कहीं ना कहीं आपके पास में क्या होगा, वहां पे आपको मार्जिन मिल जाएगा और अपने आप में इसके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं यार। आप ये देखो यहां पर कि कितने क्वेश्चंस हो गए आपके पास में, 10 + 9 12 कितना हो जाएगा, 22 31 और प्लस आपके पास 39। अब आप समझ रहे हो यार, 39 क्वेश्चंस, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का तो आपका पेपर यहीं पर ही क्वालिफाई हो गया, आगे तो कुछ आपको करना भी नहीं अगर केवल क्वालिफाई करना चाहते हो तो। इसके बाद में बचा क्या है आपके पास में, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां से 6 to 8 क्वेश्चंस आपके पास में मिल जाएंगे, 9 और आपके पास में 6 2024 के सेकंड एग्जामिनेशन में। मतलब एक अच्छा आपके पास में कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज है कि आप इसमें थोड़ा सा कमांड कर लोगे यहां पर, तो आपका 12th में जो आपके पास में 3D ज्योमेट्री है और यहाँ पर कॉनिक सेक्शन आप यहाँ पर इसके साथ में कंप्लीट करोगे तो आपका 3D ज्योमेट्री वहां पर अच्छा आपका हो जाएगा 12th में। तो कहीं ना कहीं आपके पास में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपका कम से कम बेसिक यहाँ पर आपका एक अच्छा होगा ना, तब जाकर आप 12th में बहुत अच्छा कर पाओगे। और 12th में भी बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है कंप्लीट करने के लिए। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतना बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, बहुत ज्यादा बर्डन बिल्कुल भी नहीं है। 5 टॉपिक्स और मैं 35 टॉपिक 30 से 35 टॉपिक में से बता रहा हूँ निकाल कर। अभी मैं आपको बताऊंगा जो 15 टॉपिक्स मैंने बताए उतना तो करना भी नहीं है आपको, 15 टॉपिक्स तो मैंने मैक्सिमम बता दिए, लेकिन फिर भी आप देखो ये आपके पास में हो गया कॉनिक सेक्शन, और इसमें आपके पास में कितना चल रहा है, 8 से 10 एवरेज ये चल रहा है, 4 और आपके पास में 2 ऐसा ट्रेंड रहा। अगला अपन देखें तो अगली स्लाइड में आप देखोगे कि पी एंड सी, क्या पी एंड सी में अगर सर 3 to 4 क्वेश्चन हो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है क्या और क्या नहीं है अपन इससे डिसाइड नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि पी एंड सी का यूज जो है ना, अभी भर भर के ये है प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक देखो यहाँ पर
12 to 15 क्वेश्चंस, 24 में फर्स्ट वाले में 11, ये 24 के सेकंड वाले में कितने क्वेश्चन 15, भर भर के क्वेश्चंस हैं और कम से कम 80%, 80 to 90% प्रोबेबिलिटी में ना पी एंड सी का यूज होता है। आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका मतलब है कि पी एंड सी को अपन स्किप नहीं कर सकते। इवन 2024 के फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन में आपको 7 और सेकंड वाले में 5 क्वेश्चंस आपके इसके देखने को मिले। फिर क्या बाइनोमियल में 3 to 4, तो इसको भी स्किप नहीं करना है। ये टॉपिक छोटा है लेकिन इसका यूज होता रहता है अदर टॉपिक्स में, तो इनको हम स्किप नहीं कर सकते यार। क्लियर है ना? तो इसका मतलब है कि आप इसको कर लो। फिर आपके पास लिमिट्स, डेरिवेटिव्स। अब आप देखो, अगर ये कैलकुलस वाला पार्ट है, कैलकुलस ये आपने कर लिया तो 12th का भी आपके पास में कैलकुलस सुधर जाएगा, और कैलकुलस भी आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं। लेकिन है क्या, उसका भी आपके पास में कैलकुलस एक छोटा कोई टॉपिक नहीं है, उसमें भी अपने आप में सब टॉपिक्स हैं। जैसे कैलकुलस आपका स्टार्ट लिमिट्स और आपके पास में डेरिवेटिव से हुआ, 12th में आप जाओगे कॉन्टिन्यूटी पढ़ोगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ोगे, आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आप पढ़ोगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ोगे, और आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ोगे, तब जाकर आपके पास पूरा ये कंप्लीट होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे आप, तब जाकर आपका ये पूरा कैलकुलस आपका कंप्लीट होता है, जिसके आप देखोगे आपका कहां लिमिट एंड डेरिवेटिव्स ये, और 12th वाले पोर्शन में आप जाओगे, ये वाला पोर्शन तो कितना 22, 21 और ये 12 to 15 पहला। तो इसका मतलब है कि अगर 22 में वो 6 और ऐड कर दूं तो इसका मतलब ये है कि 25 से 28 क्वेश्चन तो आपके कैलकुलस वाले पार्ट से ही हो जाता है, जो कि बच्चों को बहुत मजा भी आ जाता है करने में कि कैलकुलस कर लें, लेकिन वो रहूं कि बहुत ज्यादा फंसना मत बहुत सारी चीजों में। जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं उसमें आप ध्यान देना। ये है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स इन 12th। वो क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। बहुत इजी टॉपिक है एंड इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आपको मिल जाते हैं अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं। आप देखो, ये मस्ट है, दैट शुड बी मस्ट बी डन, दैट मस्ट बी डन। इसको करना ही चाहिए आपको, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। यदि आप बिना करे और एनडीए के एग्जामिनेशन बैठ रहे हो, इसका मतलब आप इतना बहुत बड़ा ब्लंडर करके आ रहे हो। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका मतलब यह है कि आपके पास में आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स यहां पर 12th में करेंगे ही, साथ में आप आईटीएफ। अगर आपने 11th क्लास की ट्रिगो को बहुत अच्छा आपने कर लिया है, नॉर्मल आपने ट्रिगो बहुत अच्छा है, आपका कमांड है आपकी नॉर्मल ट्रिगो में, तो इसका मतलब है कि आपकी आईटीएफ में भी कमांड होगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपकी कमांड होगी, जो कि 4 to 6 और 6 और 4 ये आपके पास में टॉपिक, यानी ये आपके क्वेश्चन चल रहे हैं इनके। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास में 2 टॉपिक मैंने बता दिए। और अगर अपन बात करेंगे स्टैट्स वाले पोर्शन की, तो ध्यान से समझना, ये मैंने स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन जो है 10 to 12 क्वेश्चंस 11th प्लस 12th मिलकर ही आता है। ये 7 और आपके पास है 5 प्लस प्रोबेबिलिटी में भी 12 to 15 क्वेश्चंस आपके पास में 11th प्लस 12th मिलकर आता है। और मैं इसलिए 11 12 क्योंकि 11th क्लास में आप देखोगे ना यार, तो 11th क्लास में नॉर्मल वो कैसी बात करता है कि आप सैंपल पॉइंट बताओ, सैंपल स्पेस क्या होंगे, ये नॉर्मल बातें चलती हैं। लेकिन जो मेन यूज इस सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस का कहां पर है? आपकी 12th वाली मैथ्स की प्रोबेबिलिटी में। क्लियर है ना? तो जो मेन क्वेश्चंस आपके पास बनते, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बेस थ्योरम हो गए, ये सारे वहां से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एनडीए में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है 11 प्लस 12 की जो प्रोबेबिलिटी आपका टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी से आपके 11 15 यानी 15 to 18 लास्ट वाले, उसमें तो 18 तक क्वेश्चन आपके पास में प्रोबेबिलिटी से पूछे गए थे। तो इसका मतलब है कि इस वाले टॉपिक को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, 12th में आपको कौन सा करना है, 12th वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, आपको केवल करना है 12th वाले में मैट्रिसेस, अगर आप इसको तो करना ही करना है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 तो आपके पास में हो गया। साथ में अगर कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा और 3D आप कर लो, तब तो मतलब आप 200 प्लस स्कोर करोगे। समझ पा रहे हो आप? ये अगर आप कर लोगे ना, लेकिन जितने मैंने टॉपिक्स बताए आप केवल आप उसमें देख लेना कितने टॉपिक्स हो और काउंट कर लो क्वेश्चंस उसके। एक बार मैं टॉपिक्स बता दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, इसमें कितने क्वेश्चन है? 39। ओके, मैंने अभी ये 2 ऐड भी नहीं करे हैं, ये स्ट्रेट लाइन और ज्योमेट्री वाला पोर्शन मैंने अभी ऐड भी नहीं कर रहा हूं, केवल ये ऊपर वाला पोर्शन कर रहा हूं। 39 क्वेश्चंस ये हो गए, ठीक है। 39 प्लस आपके पास में पी एंड सी, यहां से कितना 5 4 कितना हो जाएगा 9, 39 कितना हो जाएगा 9 48 और आपके पास में ये प्रोबेबिलिटी के आपके पास में 15 20, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 48 और आपके पास में
68 क्वेश्चंस तो ये हो गए यहां से, प्लस आ जाओ आपके पास, मैंने बताया था कि आपके पास में 68 क्वेश्चंस कोई आपके पास में कम नहीं है। और मैंने 11th वाले पोर्शन को जो आपके पास में रोल प्ले करने का कितना बताया था, 50 से 55 से 60%। तो आप देख लो मैंने केवल अभी ये टॉपिक्स छोड़ दिए हैं। ये मैंने क्या कर दिया अभी, इसमें कुछ ये आपके पास में टॉपिक लिमिट एंड डेरिवेटिव्स वाला छोड़ दिया मैंने 6 क्वेश्चंस। फिर मैंने कौन सा वाला छोड़ दिया, ये आपके पास में 6 और 2 8 या 9 और 4 13 13 क्वेश्चंस ये छोड़ दिए। तो आप समझ रहे हो कि 11th वाले पोर्शन से कितना ज्यादा आपके पास में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th वाला पोर्शन, उसको अपन स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने 11th वाला पोर्शन बहुत अच्छे से किया हुआ है तो 12th के केवल आप 3 टॉपिक कर लेना, और 3 टॉपिक आपके पास में कौन से हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स वाला भी आपने कर लिया ना, तो आप फोड़ कर आओगे एग्जामिनेशन। पता है मैथ्स की वजह से आपका एग्जाम कभी नहीं रुकेगा। फिर आप देखो यहां पर, और मैं आपको क्या बता सकता हूं, ये आपके पास में तो हो गए। अब इनके ऊपर आपने कमांड कर ली, 3 टॉपिक्स आपके एक्स्ट्रा हैं, तो आपके पास में स्कोर बूस्ट बहुत ज्यादा कर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आप काउंट कर लो कि टॉपिक्स जो है कितने निकल के आए हैं। आप देखोगे ना तो जो मेन इंपॉर्टेंट है 5 और 2 तो मैंने यहां पर भी छोड़ दिए, इनके 5 और आपके पास में 1 2 और 4, 5 4 9 और 12th में 2 11। मतलब टॉपिक्स आपके पास में अगर मैं देखूंगा ना तो आपको टॉपिक्स मैंने बताए हैं कितने, 11 टॉपिक्स में ही आपके पास में क्वेश्चंस देख लो कितने आपके पास में हो गए। 68 ये हो गए थे। 68 के बाद में आपके पास में कितने, 13 और आपके पास में 12 से 13 ये, और 4 से 6 ये, मतलब आपके पास में 18। अगर मैं आपके पास में 68 में 68 और प्लस 18 कर दूं ना तो आपके पास में 86। अब आप बताओ 86 क्वेश्चंस आपके पास में होते हैं क्या आपके पास में, अगर मैं 80 क्वेश्चन सही मान के चलूं तो 80 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाई 2.5, क्या आपके पास में 200 मार्क्स नहीं होगा यार। तो मतलब क्या, जो स्ट्रेटजी जो है पूरी कैलकुलेटिव है, और पूरा स्ट्रेटजी जो है कैलकुलेशन के तहत बनाई गई है। यदि आप ऐसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर लोगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पास में इस बार का, आपकी मैथ्स की वजह से कभी आपके पास में एग्जामिनेशन है, आपका जो रैंक है वो नहीं रुकेगी। क्लियर है। सबसे ज्यादा आपके पास में क्योंकि दिक्कत ये आती है, मैं अब आपको एक और चीज आपको बताता हूं कि अब आपको काम क्या करना है कि आपके पास में एक कॉपी जरूर आप बनाना, वो टेस्ट एनालिसिस के लिए आप बनाना। ये मैं हर बार बताता रहता हूं और इस बार आपको भी बताई दे रहा हूं कि एक आपके पास में टेस्ट एनालिसिस की कॉपी आप जरूर बनाना, जिसमें आपके पास में एक आपकी कॉपी होनी चाहिए मैथ्स की अलग से, और एक कॉपी आपकी होनी चाहिए किसकी, जीएटी के लिए। अब इसमें आपको मैंने आपको पहले भी बताया होगा, हमेशा बताता हूं क्लास में, कि आप क्या करना कि जो भी आप मॉक लगाना या फिर आपके पास में जो भी आप टेस्ट लगाना, वीकली हो या कुछ भी, उसमें आप क्या करना, समझ लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बना है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, नॉट अटेम्प्टेड वाला आपके पास में क्वेश्चन ये है। और क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है जिसमें आपने टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम किया है, टाइम कंज्यूमिंग रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि टाइम कंज्यूमिंग और नॉट अटेम्प्टेड वाले क्वेश्चंस आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए, उनका एक बेस्ट सॉल्यूशन भी लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है। ये चीजें कब तक चलेंगी आपके, जब तक आप एग्जामिनेशन में आप पहुंच नहीं जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप जाते नहीं हो, उसके 1-2 दिन पहले तक आपके पास में कहानी चलनी चाहिए। और जब आपके लास्ट में, मतलब 4-5 दिन पहले भी आप छोड़ दोगे और लास्ट में आप केवल ये कॉपी बस ये आप रिवाइज करके जाओगे ना, तो आप एकदम क्रीम तैयारी करके जाओगे। क्लियर है। उस टाइम पर फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्लियर है ना। तो आप, आई होप कि आपको स्ट्रेटजी आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। और इसके बाद मैं आपसे यही बोलूंगा कि जो चीजें मैंने बताई हैं आपको ये पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके पास में आपको करना ही चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरी चीज ये है कि अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने स्ट्रेटजी बता दी, सारी चीजें बता दी, हम करें कहां से। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा कंटेंट वैसे ऑलरेडी ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप कहीं से भी अब वो टॉपिक्स जो आपके छूट गए हैं वो आप टॉपिक कंप्लीट कर लो। क्लियर है। बाकी तो मैं यहाँ पर हम लोग आप लोग अगर डीटीएल से जुड़े हो तो हम लोग यहाँ पर बीच बीच में मैं लाता रहूंगा सारे टॉपिक्स, मैं वन शॉट वीडियो लाता रहूंगा, तो आप उनसे कंप्लीट कर लेना। वन शॉट वीडियो का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ चीज उसमें छोड़ दूंगा।
ये आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। कई बार बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर वन शॉट वीडियो है, इसका मतलब इसमें बहुत सारी चीज छूट गई होंगी। वन शॉट वीडियो का ये मतलब नहीं है, मैं उसमें पूरा कंटेंट लेकर आऊंगा। भले ही आपके पास में हो सकता है वो 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे का वन शॉट बने, लेकिन उसमें अगर मैंने कोई टॉपिक लिया है तो उसको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट उसमें समझाऊंगा आपको। क्लियर है? तो अब आप जुड़े रहो। तब तक के लिए अपन फिर बाद में मिलते हैं कभी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।